बंद कमरे में एक इंसान जो खुद उस कमरे से निकल पाने में असमर्थ है और वो भरपूर कोशिश कर रहा है खुद को वहां से निकालने की, लेकिन सिर्फ एक चार दीवारों के सिवा उस कमरे में कुछ नहीं था। और जमीन पे फैले इंसानी खून की बू पूरे कमरे में ऐसे आ रही थी मानो वो कोई कसाई खाना हो। लेकिन उस बंद कमरे में उस इंसान के लिए हर तरह का खाना एक कोने में रखा था। वो इंसान छटपटा रहा था खुद को बाहर निकालने के लिए और जोर जोर से आवाज दे रहा था, मुझे बाहर निकालो, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है। लेकिन उसकी ये गुहार सुनने वाला कोई नहीं था और वो थक हार के रोने लगता और जमीन पे बैठ जाता। इस तरह थक हार के रोने के बाद जमीन पे बैठ जाना वो करीब 3 महीने से कर रहा था। हर दिन वो सो के उठता और अपने कमरे में रखा खाना खाता और कुछ देर के बाद जोर जोर से खुद को बचाने की गुहार लगाता। लेकिन पिछले 3 महीने से कोई उसे देखने तक नहीं आया था। अरे कोई है? क्यों रखा है मुझे यहाँ पे? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सब दे दूंगा। कि तभी किसी के कदमों की आहट आती है और वो कदमों की आहट गेट के पास आ खुद ब खुद रुक जाती है। किसी के आहट के आने को सुन वो आदमी दरवाजे के पास भागता हुआ जाता है और जोर जोर से गेट पीटने लगता है और कहता है, मुझे निकालो यहाँ से, मैं अपना सब दे दूंगा। इतने में गेट की कुंडी खोलने की आवाज आती है। ये देख वो आदमी भाग के दीवार के पास जा खड़ा हो जाता है और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। और वो आदमी लगातार दरवाजे को देख रहा होता है, लेकिन कोई भी अभी तक उस दरवाजे से अंदर नहीं आया था। और कुछ देर की खामोशी के बाद एक डरावनी सी हंसी आती है। वो डरावनी हंसी सुन वो आदमी अब ये समझ चुका था कि ये कोई इंसानी हंसी नहीं है और वो अब डरता हुआ दीवार के कोने में पहुंच जाता है। और जो इससे पहले वो मदद की गुहार लगा रहा था, अब उसने वो गुहार लगाना बंद कर दिया था। अब वो समझ चुका था कि अब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। कि तभी धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगता है और वो आदमी खुद को संभाले जा रहा था कि पता नहीं इस दरवाजे के पीछे क्या है। कि तभी तेज रफ्तार में भागते हुए कोई चीज उसके ऊपर छलांग मार देती है और उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ उसका मांस खाने लगती है। इंसानों को बड़े खुशमिजाजी से खाने वाले 2 राक्षस भाई थे, अतापी और बतापी, जो मनीमती नगर के 2 राक्षस थे। पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से अतापी और बतापी को मायावी शक्तियां प्राप्त थीं। अतापी की मायावी शक्ति किसी मुर्दा को जीवित करने और बतापी को किसी भी इंसान या जानवर का रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त थी। अतापी और बतापी, इन दोनों राक्षसों का लोगों को मारने का तरीका बड़ा अनोखा था। दोनों भाई अक्सर इंसानी रूप में रहते और मनीमती नगर के लोगों को या वहां के रहने वाले ब्राह्मणों को भोजन पे आमंत्रित करते। और जब कोई उनके घर भोजन पे आ जाता, बतापी अतापी के टुकड़े टुकड़े कर उसको लोगों के सामने भोजन के रूप में रख देता। स्वादिष्ट पकवान को देख लोग तृप्त होने तक भोजन का सेवन करते और जब लोग अतापी को खा लेते तो बतापी अतापी को आवाज देता, अरे ओ अतापी भाई, बाहर आ जाओ। और फिर दोनों मिलके उनकी लाश खा लेते और जब दोनों का पेट भर जाता तो बची हुई लाश को रख देते और जब तक उनको दोबारा भूख नहीं लगती तब तक वो बची लाश को हाथ नहीं लगाते। एक बार भर पेट खाने के बाद उन्हें 3 महीने तक भूख नहीं लगती थी और 3 महीने बाद वो बची हुई लाश खा लेते या फिर से लोगों को भोजन पे आमंत्रित करते और लोगों को मार के खा लेते। मनीमती नगर से लोगों का गायब होना अब गांव के लोगों में चिंता बढ़ा रहा था और सारा शक गांव के किनारे में रह रहे दोनों भाई अतापी और बतापी पे जा रहा था। इसी सच का पता लगाने के लिए गांव के लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई कि कुछ गांव के लोग अतापी बतापी के घर जा भोजन ग्रहण करेंगे और सच का पता लगते ही गांव वाले अतापी बतापी को पकड़ उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन गांव वाले कहाँ जानते थे कि वो कोई मनुष्य नहीं, एक राक्षस थे। योजना के अनुसार गांव वाले अतापी बतापी के घर भोजन के लिए पहुंच जाते हैं
इतने गांव वालों को देख अतापी बतापी खुश हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। हमारा भोजन खुद चल के हमारे पास आ रहा है। अतापी बतापी गांव वालों का स्वागत पूरे जोरों से करते हैं और भोजन बनाते वक्त बतापी अतापी के टुकड़े कर उसका भोजन बना देता है। लेकिन अतापी बतापी इस बात से अनजान थे कि गांव वाले दोनों को आज खत्म करने आए थे। गांव वालों ने अपने कपड़ों के अंदर तेज धारदार हथियार छुपा रखे थे कि तभी बतापी भोजन ला गांव वालों के सामने परोस देता है। भोजन देख गांव वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और फिर भोजन ग्रहण करने लगते हैं कि तभी उनमें से एक आदमी बोलता है, आपका भाई अतापी नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चला गया वो? ये बात सुन बतापी बोलता है, वो जंगल में गया है लकड़ी लाने के लिए। कितनी देर में आएगा? फिर से गांव का एक आदमी पूछता है। गांव वालों का इतना पूछते ही बतापी समझ जाता है कि ये गांव वाले हम भाइयों को मारने के लिए आए हैं। अरे ओ बतापी जरा बा। बतापी अपनी बात पूरी करने ही वाला था कि गांव वाले हथियार ले बतापी को कूद पड़ते हैं और बतापी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। लेकिन जो अतापी गांव वालों के पेट में था वो उनके पेट के अंदर ही रह जाता है। सर, इन लाशों की पुष्टि हो चुकी है। ये वही लाश है जिसकी रिपोर्ट 3 महीने पहले की गई थी और इस लाश में भी बस खून से सने कपड़े ही मिले हैं और कुछ नहीं। बटू से मिला लाश का फोटो इसके घर वालों को दिखाया तो उन्होंने कंफर्म किया कि वो उनका ही रिश्तेदार है। ये सुन इंस्पेक्टर कार्तिक फाइल के पन्ने पलटते हुए कहता है, इस 3 महीने में ये 18वीं बार ऐसी घटना घटी है और हमें विक्टिम के कपड़ों या किसी तरह के सामान के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। ये मनीमती शहर में अचानक से क्या होने लगा है? 21वीं सदी में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इस लाश का कपड़ा कहाँ मिला सूरज? सर, वहीं जहाँ कोई नहीं जाता, शहर के जंगल के पास। क्या लगता है कोई सरफिरा कातिल है? इंस्पेक्टर कार्तिक कहता है, सर कोई किलिंग पैटर्न नहीं है जो कुछ कहा जा सके। इन 3 महीने में एक भी लाश की बॉडी का कोई पार्ट नहीं मिला है, बस यही कपड़े वगैरह मिले हैं, जूनियर इंस्पेक्टर सूरज कहता है। सूरज की ये बात सुन कार्तिक कहता है, अच्छा, इन सभी लाशों के सबूत उसी जंगल के पास मिल रहे हैं। मुझे लगता है ये जो भी है सबका जवाब हमें शहर के किनारे वाले जंगल के पास जाके ही मिलेगा। क्या करें सर, जंगल में सर्च टीम भेज दें? सूरज कहता है, नहीं सूरज, अगर हम टीम भेजेंगे तो कातिल चौकन्ना हो जाएगा, क्योंकि ये कोई आम कातिल नहीं है। मुजरिम हमेशा कुछ न कुछ सबूत जरूर छोड़ता है, लेकिन इन हत्याओं में अभी तक एक भी सुराग नहीं मिला है। इस कातिल को बहुत ही चालाकी से पकड़ना होगा। ये जो कोई भी है वो इस शहर से अच्छी तरीके से वाकिफ है और आज रात हम आम नागरिक बन के उस जंगल में जाएंगे और पता लगाएंगे कि आखिर उस जंगल में चल क्या रहा है। सर, वहां हमारा अकेले जाना खतरनाक साबित हो सकता है। सूरज कहता है, हाँ, लेकिन खतरा तो मोल लेना पड़ेगा सूरज। अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कितने और लोग इस शहर से गायब होने वाले हैं, कोई नहीं जानता। दोनों इंस्पेक्टर ने अपनी योजना बना ली थी कातिल को कैसे पकड़ना है, लेकिन दोनों कहाँ जानते थे जिसकी तलाश में कार्तिक और सूरज थे कि वो कोई इंसान नहीं, एक राक्षस था। अब दोनों पुलिस वाले एक फॉर्मल ड्रेस पहन रात के अंधेरे में जीप में होते हुए उस जंगल वाले रास्ते की तरफ निकल चुके थे, ये पता लगाने कि अगर कोई कातिल उस जंगल में है तो वो कातिल इन दोनों को देख जरूर अपना शिकार करेगा। क्या लगता है सर, वो आज हमें मिलेगा? सूरज कहता है, कुछ भी हो सकता है सूरज, क्या पता मिल जाए और क्या पता ना मिले, लेकिन हमें कोशिश जारी रखनी होगी। कार्तिक कहता है, सर एक बात बोलूं? सूरज कहता है, हाँ बोलो। सर, मुझे लगता है ये कोई आदमखोर है, इंसान को मार के खा जाता है और जंगल में ही रहता है। जंगल में जो लोग घूमने या किसी भी काम से जाते हैं तो उसे अगवा कर उसे मार के खा जाता है। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? कार्तिक कहता है, सर अगर कोई किलर या जानवर होता तो जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ता, लेकिन इतने सारे मिसिंग केसेस में सिर्फ बॉडी के कपड़े ही मिले हैं, शरीर का एक भी अंग नहीं मिला। कार्तिक सूरज की ये बात सुन खामोशी से कार चलाए जा रहा था और सोचे जा रहा था कि क्या हो अगर सूरज की बात सच हुई तो। कि तभी कार्तिक कार का ब्रेक लगा देता है। क्या हुआ सर? सूरज पूछता है। तभी कार्तिक सामने की तरफ अपने चेहरे से आगे की तरफ इशारा करता है। कार्तिक का ये इशारा देख
सूरज रोड की तरफ देखने लगता है तो क्या देखता है कि रोड पे एक बहुत बड़ा सांड जो बीच रास्ते में खड़ा दोनों की तरफ देखे जा रहा था। ये देख कार्तिक और सूरज आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि एक सांड इनके रास्ते के बीच में इस तरह खड़ा हुआ था। ये देख कार्तिक कार का हॉर्न बजाने लगता है, लेकिन हॉर्न देने के बाद भी जब वो सांड वहीं खड़े खड़े दोनों को देखे जा रहा था, कुछ देर बाद वो सांड अब दोनों की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख दोनों अब सहम से जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ता हुआ वो सांड कार्तिक के खिड़की के पास आ कार्तिक को सूंघने लगता है। ये देख कार्तिक धीरे से कार स्टार्ट कर देता है कि तभी सांड कार पे जोर से अपना सर मारने लगता है कि कार्तिक कार को तेजी से आगे भगा देता है। अब दोनों कार भगा आपस में बात कर रहे होते हैं। सर ये क्या था? सूरज कहता है पता नहीं सूरज, जो भी था बड़ा अजीब था। कार्तिक कहता है कुछ ही देर में दोनों शहर के किनारे वाले जंगल के पास पहुंच जाते हैं। सूरज यही जगह है ना जहां लोग गायब हुए हैं? कार्तिक कहता है हाँ सर। दोनों कार से उतर जंगल को देख रहे होते हैं। सूरज कार से टॉर्च निकालो, हम अंदर जाएंगे। कार्तिक कहता है लेकिन सर अभी जंगल में जाना खतरनाक है। सूरज कहता है हाँ लेकिन हमें यह खतरा मोल लेना पड़ेगा। अब दोनों अपने हाथ में टॉर्च लिए जंगल में आगे बढ़े जा रहे थे। सर चारों तरफ सिर्फ जंगल है और कुछ भी नहीं है। सूरज कहता है हाँ लगता है कुछ नहीं है यहाँ, चलो वापस चलते हैं। दोनों अपने कदमों के निशान का पीछा करते हुए रोड की तरफ बढ़ रहे होते हैं कि कार्तिक को एहसास होता है कि कोई उन्हें देख रहा है। कार्तिक एक सेकंड के लिए रुक जाता है। ये देख सूरज कहता है क्या हुआ सर? ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। कार्तिक कहता है। कार्तिक की ये बात सुन सूरज चारों तरफ अपनी टॉर्च घुमा देता है और जब सूरज को कुछ नहीं दिखता तो सूरज कहता है सर कोई नहीं है यहाँ, लगता है आपको वहम हो गया है, चलिए निकलते हैं यहाँ से। फिर से अब दोनों बाहर के लिए जा रहे होते हैं कि कार्तिक कहता है सूरज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ कोई है, यहाँ मुझे किसी के होने का एहसास हो रहा है। कि तभी कोई चीज झाड़ियों से भागते हुए सूरज के ऊपर कूद जाती है और सूरज को अपने साथ जंगल की झाड़ियों में खींच ले जाती है। और ये सब देख कार्तिक अपनी बंदूक निकाल गोली चला देता है जिस दिशा में वो चीज सूरज को खींच ले गई थी। लेकिन कार्तिक का निशाना शायद चूक चुका था और कार्तिक भी उसी दिशा में भागता हुआ झाड़ियों में घुस सूरज को ढूंढने लगता है। कुछ देर भागते भागते झाड़ियों से निकल बाहर एक मैदान में पहुंच जाता है तो वो क्या देखता है कि वहां कोई नहीं था। अब कार्तिक उस मैदान में चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखता है लेकिन सूरज का कोई निशान नहीं था कि तभी कार्तिक की नजर जमीन पे गिरे खून पे पड़ती है। कार्तिक ये देख जमीन पे बैठ खून को अपने हाथ से कुरेदता हुआ चेक करता है कि किसका खून है। और जब कार्तिक खून के धब्बों पे टॉर्च मार देखता है तो वो क्या देखता है कि खून लाल नहीं था, खून का रंग हरा था। ये देख कार्तिक समझ जाता है कि वो जो भी चीज थी अब वो घायल है। अब कार्तिक अपनी जगह पे खड़ा हो उस खून के धब्बों का पीछा करने लगता है। उनके निशान की दिशा में आगे बढ़ता हुआ कार्तिक एक झील के पास पहुंच जाता है। कार्तिक मन ही मन में सोचने लगता है कि ये जगह तो मैंने कभी नहीं देखी और चारों तरफ अपनी नजर घुमा के देखता है तो थोड़ी दूरी पे उसे घर दिखाई देता है। कार्तिक अब समझ चुका था कि वो जो कोई भी था वो उसी घर में होगा। अपनी बंदूक हाथ में ताने हुए वो अब उस घर के दरवाजे पे पहुंच जाता है और दरवाजे के पास पहुंच खड़ा हो जाता है और लगातार दरवाजे पे अपनी बंदूक ताने उस दरवाजे को देखे जा रहा था कि तभी कार्तिक को कुछ आवाजें आने लगती है। अब कार्तिक अपने हाथ में लिए बंदूक को और मजबूती से पकड़ लेता है और धीरे से बढ़ता हुआ दरवाजे के पास चला जाता है कि तभी उसे महसूस होता है कि कोई कुछ खा रहा है। कि तभी कार्तिक दरवाजे पर अपनी लात दरवाजा खोल देता है तो वो क्या देखता है कि एक अजीब सी दिखने वाली चीज जिसके मुंह में खून लगा हुआ था, लंबे दांत, बड़े बड़े नाखून और भयानक शक्ल, सफेद लंबे बाल सूरज के अधमरे बदन को नोच नोच के खा रहा था। ये दृश्य देख कार्तिक के हाथ कांपने लगते हैं और कार्तिक अब चाहकर भी बंदूक का ट्रिगर नहीं दबा पाता कि तभी वो चीज कार्तिक को देख सूरज की लाश को छोड़ अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और खून से सने हुए मुंह से कार्तिक को देख मुस्कुराने लगता है। ये देख कार्तिक एक डरी हुई आवाज में कहता है कौन है तू? कि तभी वो कहता है अतापी। अतापी नाम सुन कार्तिक कह उठता है पौराणिक कथाओं वाला। ये सुन अतापी मुस्कुराने लगता है। उसकी ये मुस्कान देख कार्तिक समझ जाता है कि ये वही है। कि तभी कार्तिक बोल उठता है लेकिन तुम दोनों भाइयों को तो गांव वालों ने मार दिया था। हाँ, सिर्फ मेरे भाई बतापी को।
और उसका बदला ही लेने के लिए मैं इस दुनिया में वापस आया हूँ। और जब मैंने तुम लोगों को रास्ते में देखा था, मैं तभी जान गया था कि तुम मेरे लिए ही आए हो। अतापी की ये बात सुन कार्तिक कहता है, लेकिन हमने तो तुझे यहाँ देखा है, रोड पे नहीं। रास्ते में जो सांड था वो कोई और नहीं, वो मैं था। ये कहता हुआ अतापी कार्तिक की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख कार्तिक अतापी पे अंधाधुन गोलियां चलाने लगता है और अतापी गोलियों से बचता हुआ गायब हो जाता है। अतापी के गायब होते ही कार्तिक सूरज के पास भागता हुआ उसको देखने लगता है कि वो जिंदा है कि मर गया। कार्तिक सूरज की नब्ज चेक करता है तो पता चलता है कि सूरज जिंदा था। कार्तिक तुरंत सूरज के कटे हुए जख्म पे एक कपड़ा बांध खून का बहाव रोक देता है और बंदूक ताने अतापी को ढूंढने लगता है। कार्तिक अब नहीं जानता था कि अचानक से अतापी कहाँ चला गया था। कार्तिक अतापी को हल्के कदमों से ढूंढता हुआ उसी कमरे में पहुंच जाता है जिसमें अतापी लोगों को बंदी बना के रखता था। कार्तिक ये जानता था कि अतापी इसी कमरे में है, तो वो पहले कुछ देर दरवाजे के पास रुक अपने बंदूक में गोलियां भरने लगता है और उल्टे हाथ से उस कमरे का दरवाजा धीरे से खोल देता है कि तभी कार्तिक को इंसानी खून की बहुत तेज बदबू आने लगती है। कार्तिक को अब यकीन हो चला था कि ये मनीमती नगर में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सारे विक्टिम इसी कमरे में ला अतापी उनको मार खा जाता था। अब कार्तिक कमरे के अंदर प्रवेश हो जाता है और हर तरफ देखने लगता है, पर अतापी का कहीं कोई निशान नहीं होता। और अब कार्तिक दरवाजे के पास वापस जाने लगता है बाहर की ओर कि तभी अचानक से अतापी ऊपर की ओर से कार्तिक के ऊपर कूद कार्तिक को अपने तेज पंजे मारने लगता है। पंजे की मार से कार्तिक के मुंह से खून की धारा बहने लगती है। कार्तिक अब बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। कार्तिक में अब इतनी जान नहीं बची थी कि वो अपने आप को हिला भी सके। अब अतापी कार्तिक के ऊपर बैठे उसे अच्छी तरीके से सूंघ रहा था और वहीं कार्तिक खुद को हिला भी नहीं पा रहा था, मानो कार्तिक के शरीर में अब जान ही ना बची हो। अब अतापी कार्तिक को अधमरा समझ अपने बड़े बड़े दांत वाले मुंह को फाड़ कार्तिक को खाने जा रहा था कि तभी सूरज अतापी के सर पे एक लोहे की रॉड मार देता है और अतापी के सर के 2 टुकड़े कर देता है। सूरज खुद को संभालता हुआ कार्तिक को उठा अपने साथ ले जाता है और इसी के साथ बतापी के साथ अब अतापी का भी अंत हो जाता है।